टैक्स मेरी जो आस्क है वो 75 lakhs एंड आई एम ऑफरिंग 25% ऑफ माई कंपनी। आज मैं आपसे 7 मिलियन की आस्क से आया हूं एंड इन एक्सचेंज फॉर 10%। आज हमारी आस्क है 4.5 करोड़ फॉर 7.5% ऑफ इक्विटी। मेरा आस्क है सर 8 मिलियन और 10% की, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। बट आई एम आउट फॉर टुडे। एक तो डील। आज जो आप पैसे मांग रहे हैं और जो आप उस पे वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो आप खुद सीखने के ऐसे लग रहा है कि हम आपको कॉलेज जाने के 4.5 करोड़ रुपए 60 करोड़ की वैल्यूएशन भी देख रहे हैं ताकि आप जाकर स्टडी कर सकें और सीख सकेंगे शायद फार्म्स पे लार्ज स्केल पे कंपोस्ट का बिजनेस हो जाए। फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शार्क टैंक में जितनी भी पिचेस हुई हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके अलावा शार्क टैंक का जो इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है पाकिस्तान में उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि शार्क टैंक एक रियलिटी शो है जिसमें टीवी पर आप लोग पिचेस देखते हैं, यानी कि कंपनीज आती हैं, वो बताती हैं कि उनकी कंपनीज क्या करती हैं और वो इन्वेस्टमेंट रेज करने की कोशिश करती हैं और वहाँ पर बैठे इन्वेस्टर जिनको शार्क कहा जाता है वो उन कंपनीज को देख के एवेल्यूएशन करके जो उनको समझ आती है फिर उसमें अपने पैसे लगा लेते हैं और उस कंपनी में स्टेक खरीद लेते हैं। तो दिस इज़ शार्क टैंक और पाकिस्तान से पहले ये 50 मुल्कों में ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। तो शार्क टैंक पाकिस्तान जो है वो 51 कंट्री है जिसमें शार्क टैंक ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। ये कोई कॉपी पेस्ट आइडिया नहीं है। शार्क टैंक ग्लोबल जो कि सोनी टीवी का है वो खुद आके पाकिस्तान में ये शो बना रहा है अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्शन हाउस। और शार्क टैंक की जो एपिसोड है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। हर संडे को इनकी एक एपिसोड आने वाली है। एक एपिसोड ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें 5 पिचेस हुई हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 5 पिचेस को एनालाइज करेंगे, इनको एवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या इनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या पॉजिटिव चीज़ें थी और क्या नेगेटिव चीज़ें थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि शार्क टैंक में जितने भी ये इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो शार्क्स बैठे हुए हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, जिसके ऊपर काफ़ी बातें भी हो रही हैं ऑलरेडी मार्केट में। और तीसरी जो बात हम करेंगे कि शार्क टैंक की जो वेव आने वाली है वो पाकिस्तान की डायनामिक्स को कैसे चेंज करेगी या पाकिस्तान के स्टार्टअप कल्चर को कैसे चेंज करेगी। पहली एपिसोड में 5 पिचेस हुई जिसमें से 2 जो थे वो थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज़ थे और बाकी 3 जो थे वो हार्डकोर बिजनेसेस थे, जिसमें से 2 बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट भी मिली और एक बिजनेस को इन्वेस्टमेंट ऑफर हुई, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर हैं लाहौर में, उन्होंने सियालकोट में जाके बैट बनाना सीखा और उन्होंने एक कंपनी बनाई नॉक जिसमें वो बैट वगैरह बनाते हैं और क्रिकेट का और सामान बनाते हैं। वो खुद भी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये उनकी स्टोरी है और उन्होंने 7.5 मिलियन रुपीज़ मांगे ओवर द वैल्यूएशन ऑफ 3 करोड़ फॉर 25%, यानी कि 75 लाख रुपए उन्होंने मांगे और अपनी कंपनी का 25% देने के लिए तैयार हैं, जिससे उनकी वैल्यूएशन आती है 3 करोड़ रुपए के ऊपर। अब इनकी सेल्स क्या है? इनकी सेल्स जो हैं 2022 में 6 लाख हैं, 2023 में 20 लाख हैं और उनका ख्याल है कि 2024 में वो 45 लाख रुपए की सेल करेंगे और उनका जो नेट मार्जिन है वो 30% है। तो ये बेसिक चीज़ें। अगर आप लोग सियालकोट की मार्केट से वाकिफ़ हो तो वहाँ पर हर दूसरा बंदा बैट बनाता है और इन्होंने एक बात की जो थी कि पाकिस्तान में कोई और कस्टमाइज बैट नहीं बनाता। आई हाईली डाउट दैट अगर आप सियालकोट की मार्केट से वाकिफ़ हैं, आप किसी भी फैक्ट्री पे जाएं तो वो आपकी मर्ज़ी का बैट आपको बना के दे देते हैं। बाकी ये जो बैट हैं ये नॉर्मल बैट्स नहीं होते, ये 1.5 लाख रुपए का बैट होता है और ये हाईली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो हैं ये बैट यूज़ करते हैं। आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं नॉक स्पोर्ट्स का फाउंडर हूँ। टैक्स मेरी जो आस्क है वो 75 lakhs एंड आई एम ऑफरिंग 25% ऑफ माई कंपनी। शार्क हमारी 2022 में स्टार्ट किया था। 2022 में हमारी सेल 6 लाख थी, 2023 में 20 lakhs और शायद आज की डेट में हमारी सेल जो है वो 25 lakhs है और इसको जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है 40 to 45 पे क्लोज करेंगे। तो जनाब इस कंपनी को 3 शार्क मिलकर आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 10% ईच ने इन्वेस्टमेंट की और इस कंपनी की वैल्यूएशन उन्होंने कम करके 2.5 करोड़ कर दी और इसके अलावा इन्होंने ये शर्त रखी कि आप 10% अपने रेवेन्यू का हमें वापस देंगे जब तक हमारे पैसे पूरे नहीं हो जाते। हमको आपको ऑफर करना है, जो आप पैसे मांग रहे हैं हम आपको पूरे देंगे। हमको 30% इक्विटी चाहिए। हम तीनों शार्क साथ में आएंगे डील पे और 10% आपकी रेवेन्यू से, आपकी टॉप लाइन सेल्स हैं, हम वापस लेंगे जब तक हमारी 75 लाख नहीं पूरी होती। आई थिंक इसमें जो एक शार्क थी उनका थोड़ा सेंटिमेंटल इसमें वो था कि उनके फादर भी क्रिकेट खेलते हैं तो इसकी वजह से इनको इन्वेस्टमेंट मिल गई। अदरवाइज सियालकोट में हर दूसरा बंदा ऐसा ही बिजनेस कर रहा है। साल के 10-12 बैट बेचना कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। जो शार्क जुनैद हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि ये रेवेन्यू जो है इतना ज़्यादा अभी नहीं है, अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पर हैं। और इस एंटरप्रेन्योर की जो पिच थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, मुझे काफ़ी पसंद आई।
सो डील इज़ डन। तो जनाब आते हैं दूसरी पिच के ऊपर जो थी ट्रैश इट। इसमें 2 को फाउंडर थे, 50-50% की इक्विटी थी। इनकी टीम में 8 लोग थे। इन्होंने खाद बेचकर एक साल में 1 करोड़ रुपया कमा लिया और वो सोच रहे हैं इस साल वो 4.5 करोड़ कमा लेंगे और हो सकते वो इस साल 10 करोड़ रुपए की खाद भी बेच दें। पिच बहुत अच्छी थी, आइडिया भी बहुत अच्छा था कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाता है ज़मीन के अंदर, जिसको किसान यूजुअली जला लेते हैं, जिसकी वजह से लाहौर में स्मॉग है, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसको ये यूज़ करके खाद बना के दोबारा किसान पर वो बेचते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें गवर्नमेंट को भी सामने आकर ग्रांट वगैरह देनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन इनकी पिच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और वो थी वैल्यूएशन। यानी आपने एक साल में 1 करोड़ रुपए की सेल की है जिसका नेट प्रॉफिट 10% है, जो कि 10 लाख रुपए बनता है। यानी आप महीने के 1 लाख रुपए से भी कम कमा रहे हैं अभी, और आपकी टीम में 8 लोग हैं और 2 आपको फाउंडर हैं, यानी तकरीबन 10 लोग हैं आप, और आपने वैल्यूएशन की हुई है 60 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन की और आपने 4.5 करोड़ रुपया मांग लिया 7.5% पर। ये वैल्यूएशन जो थी ये बहुत ज़्यादा अपसर्ड किस्म की वैल्यूएशन थी जो शार्क को समझ नहीं आई। शायद इसमें कोई शार्क इन्वेस्टमेंट कर लेता अगर ये 2-4 चीज़ें करेक्ट कर लेते। एक तो इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से शार्क पीछे हट गए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि हम जो पैसे हमें आप 4.5 करोड़ रुपया देंगे उसमें हम 2 नई साइट्स बनाएंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने बात की उसने शार्क्स को चौंका दिया और वो ये थी कि हम पायलट रन करेंगे, यानी कि हम रिसर्च करेंगे अभी भी मार्केट में जाकर। आज हमारी आस्क है 4.5 करोड़ फॉर 7.5% ऑफ इक्विटी, जो कि हम 3 नई साइट्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे और एक पायलट रन करेंगे इन फॉर कंपैरेटिव स्टडी इन टर्म्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था। रनिंग ईयर चल रहा है 24, इसमें आपका क्या रन रेट है? हम 4.5 करोड़ का रन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अभी हम 10% नेट प्रॉफिट पहले साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में जो कि बढ़ के 20% के करीब चला जाएगा। तो शार्क्स ने कहा कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारा जो खाद है वो 40% प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है और इसके अलावा इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से 30% जो है फार्मर को फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कोई स्टडी नहीं है, इसलिए हमें पायलट रन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस बात से शार्क को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। शार्क ने वही बात की कि आपको गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, किसी भी ऐसे इदारे से ग्रांट लेना चाहिए और ये स्टडी करनी चाहिए। एक इन्वेस्टर अपने पैसे आपको पढ़ने के लिए, आपकी रिसर्च के लिए क्यों दे? यहाँ पर यह बात देखने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टर अपना पैसा वहीं पर लगाता है जहाँ पर उसको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। अगर 10 टाइम्स उसको पैसे नहीं मिलते तो एटलीस्ट 4-5 टाइम्स उसको पैसे जब नज़र आ रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। अब आप कह रही हैं कि हम आपको 4.5 करोड़ रुपए दें 60 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे, ताकि आप जाकर एक्सपेरिमेंट करें फार्म डिप्लॉयमेंट पे एंड सोन एंड सो फोर्थ पे, और उसकी हम आपको 7 करोड़ वैल्यूएशन दें। इज दैट करेक्ट? आज आप सिर्फ इस वजह से तो नहीं आए कि आपका शार्क टैंक पे प्रोजेक्शन मिले और उससे आपके कस्टमर्स हो। आर यू सीरियस अबाउट रेजिंग इन्वेस्टमेंट और आर यू जस्ट हियर टू एडवर्टाइज योर ब्रांड? वो तो ऐसे लग रहा है फ्री के पैसे मिल रहे हैं, एक क्या 3 ट्राई मार। आज जो आप पैसे मांग रहे हैं और जो आप उस पर वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो आप खुद सीखने के, ऐसे लग रहा है कि हम आपको कॉलेज जाने के 4.5 करोड़ रुपए 60 करोड़ की वैल्यूएशन भी देख रहे हैं, ताकि आप जाकर स्टडी कर सकें और सीख सकेंगे, शायद फार्म्स पे लार्ज स्केल पे कंपोस्ट का बिजनेस हो जाए। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने हमारा सबका टाइम खराब करा है और आप लोग यहाँ पर जो है अपनी ब्रांड ट्रैशेट को एडवर्टाइज करने आए हो फॉर सम रीजन कि नेशनल टीवी के ऊपर आप लोगों का नाम थोड़ा सा बाहर निकल जाए। बट आई एम आउट फॉर टुडे। जिसकी वजह से तमाम शार्क जो हैं वो हट गए, बाहर हो गए और इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। इनको इन्वेस्टमेंट मिल सकती थी 2-3 चीज़ें अगर ये कर लेते। एक तो ये पायलट रन वाली बात ना करते, दूसरा ये गवर्नमेंट के साथ पहले ही अप्रोच करके कोई वर्ल्ड बैंक के साथ कोई ग्रांट ले लेते, ये अपनी स्टडी उस पैसों से कर लेते और इन्वेस्टर के पैसे इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिट जनरेट करते। दूसरा, इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था और इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी। आप खुद सोचें कि पूरे साल में आपने 10 लाख रुपया कमाया है, उसमें 8 लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं और 2 आप खुद हैं, तो आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। आप तो 20,000 रुपया भी नहीं दे सकते किसी एक बंदे को। तो आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी, तो वो उनको समझ आ गई थी। तो जनाब तीसरी पिच की बात करते हैं, वो थी जी से। ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कंपनी थी जो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और मेरे ख्याल से इनको इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन फाउंडर जो था वो बहुत तेज़ था, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया हुआ था। और आप बाद में जाके इनकी दूसरी पॉडकास्ट पे जो ज़ीशान है उन्होंने ये बात क्लेम की
कि शार्क टैंक में वो किस लिए आए थे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए थे, और वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो इन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ रुपया मांगने आए हैं और 12.5% की इक्विटी दे रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी कंपनी को 40 करोड़ रुपीस पर वैल्यू किया। अब इस वैल्यूएशन की बेस उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने कहा कि 2023 में 2023 में उन्होंने 13 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, 2024 में उन्होंने 15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, और इनका ग्रॉस मार्जिन 60% है और नेट प्रॉफिट 22% है, यानी कि 2024 में उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके बैठे हुए हैं। तो आप खुद सोचें कि इनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी। और मैं आज आप लोगों के सामने आज 5 CR के अगेंस्ट 12.5% इक्विटी की आस करता हूँ। आपकी रेवेन्यू आज तक क्या है? 23 में हमारा जो रेवेन्यू 130 मिलियन का है, FY24 में जो है हमारा 150 मिलियन का रेवेन्यू है। इसका ब्रेकडाउन बताएं कि अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? इसका ब्रेकडाउन ये होगा कि हम फ्यूचर प्रोजेक्शन हमारी ये कि हम 2 स्टोर्स अपने पंजाब के अंदर सबसे पहले बिल्ड करेंगे, और उसके बाद एक स्टोर की जो उसका क्या कॉस्ट आएगी? एक स्टोर रेडी होने की जो कॉस्ट है वो 1.5 CR है। तो 3 करोड़ रुपए आपके उसमें लग जाएंगे न्यू स्टोर के अंदर। चले मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, मैं 5 करोड़ आपको देता हूँ, लेकिन मुझे 50% कंपनी का चाहिए। मेरी ऑफर थोड़ी सी शायद आपको कॉम्प्लिकेट लगे, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा 30% इक्विटी के लिए, और उसके बाद मैं आपको 3 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा आपकी दुकानों के लिए। अब ये पैसे जो 3 करोड़ हैं ये मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट में दे रहा हूँ, और पे होगा क्या कि जो कंपनी का हमारे पास नेट रेवेन्यू आता है उसमें से 80% आप मुझे वापस दोगे, ताकि ये 3 करोड़ जो है वो कूप अप हो जाए और मेरे पैसे जो लगे मैं 3 करोड़ वो मुझे वापस मिल जाएं। उसके बाद मैं खाली कंपनी में 30% का शेयर होल्डर होऊंगा। 2 ऑफर्स आई, एक पहली ऑफर इनको फैसल शार्क ने दी, जिन्होंने कहा कि आप 5 करोड़ रुपया मुझसे लो और 50% कंपनी मुझ पे बेच दो, यानी उन्होंने 40 करोड़ से उसकी वैल्यूएशन कम करके 10 करोड़ 20 कर दी। जो दूसरी ऑफर इनको मिली है वो मिली है 2 करोड़ रुपीज़ फॉर 30%, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम आपको 3 करोड़ रुपए का लोन देंगे। जो 2 करोड़ रुपया 30% के लिए मिला हुआ है उससे इसकी वैल्यूएशन बनती है 6.67 करोड़, यानी आपने 40 करोड़ की कंपनी को 6.5 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया 1 मिनट में, और उसको आपने लोन देना है, लेकिन लोन के बदले आप उसको क्या करेंगे कि 80% रेवेन्यू आप कंपनी का लेंगे जब तक आपके 3 करोड़ रुपए पूरे नहीं हो जाते। तो आप ये सोचें कि एक कंपनी है वो 20 करोड़ रुपया कमा रही है और उसमें से वो 3 करोड़ रुपया उठा के अपने इन्वेस्टर को वापस करेगी कर्जे के तौर पे। इनको पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये 3.5 करोड़ रुपया हर साल का प्रॉफिट कर रहे हैं, और उसमें एक ही बंदा है, उसमें मतलब कोई और को फाउंडर नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है। बहरहाल एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा थे जीशान, उनको पता था वो शार्क टैंक पे क्यों आए, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए हुए थे। शार्ट्स मैं चाहूँगा कि मैं अपनी उसी ऑफ़र पे कायम रहूँ, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का ऑफर देने का। आज जी से जो इनकी कंपनी है उसके ऊपर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, और इसी के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे कि ये शार्क वेव क्या होती है। जब कंपनी शार्क टैंक में आती है उनको इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिलती, तब भी जाके उनको एक्सपोनेंशियली फ़ायदा होता है कंपनी से। तो जनाब इस शार्क टैंक में जो 4th पिच आई वो थी पिंक सॉल्ट की, जिसमें ब्रिक टाइल्स और एटेबल सॉल्ट्स वो बेचते हैं, और ये एक बेसिक कंपनी है कि पाकिस्तान के चकवाल वगैरह के इलाके से ये पिंक सॉल्ट लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की मोनोपोली, और जाके बाहर बेच देते हैं। सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जो उनका एंटरप्रेन्योर था वो काफ़ी जोश में थे और काफ़ी एक्साइटेड थे इस पिच के लिए। बताया कि उन्होंने 2022 में $70,000 की सेल की, 2023 में $86,000 की सेल की, और अभी 2024 में उन्होंने अभी तक $66,000 की सेल की है। उन्होंने 80 लाख रुपया मांगा 10% की इक्विटी के लिए, जो उनकी कंपनी को 8 करोड़ रुपए का बना देती है। लेकिन उनको काउंटर ऑफर आई कि हम आपको 40 लाख रुपया देंगे 20% इक्विटी के लिए, जिससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी 2 करोड़ रुपया, जो कि पहले 8 करोड़ रुपया थी, और हम आपको 40 लाख रुपया लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, जो आप 10% अपने रेवेन्यू से हमें रॉयल्टी के तौर पे वापस करेंगे, ताकि हम अपने पैसे पूरे कर लें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो थे वो जोश में ज़रूर, और उनको जो इन्वेस्टर चाहिए था, ये इन्वेस्टर भी आने वाला था, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर है उसके पास 300+ स्टोर्स हैं अमेरिका में। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी इन्होंने कम एक्सेप्ट कर ली, इनको थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए था। 8 से 2 करोड़ रुपया आना इनके लिए काफ़ी
प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू कंपनी इन्होंने की है, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए कि और इन्वेस्टर को पता था कि इसमें हम जितना पैसा डालेंगे ये पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, निकल आएगा, क्योंकि सारा ऑपरेशंस उन्होंने सॉर्ट आउट किया हुआ था। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई बंदा किसी भी टाइम आ सकता है, मतलब ये कोई इतना डिफरेंट बिजनेस नहीं है। तो फाइनल पिच इस कंपनी में हुई वो थी डॉक्टर फ्लॉस की। तो ये पिच जो थी वो काफ़ी कन्फ्यूजन थी, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें समझ नहीं आई। पिच काफ़ी डिफरेंट थी और इनोवेटिव थी। इन्होंने दांत साफ करने के लिए फ्लॉस का एक प्रोडक्ट बनाया था, जो प्रोडक्ट इन्होंने दिखाया नहीं है, और इनको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी, जो इन्होंने यूज़ करके पता नहीं क्या किया है। और इन्होंने प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप भी सही तरह नहीं बनाया और कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट तो इनके पास है ही नहीं। डॉक्टर फ्लॉस एक पैटेंटेड फ्लॉसिंग सॉल्यूशन है जो एक बटन के क्लिक पर आपके तमाम दांतों की क्लीनिंग करता है। हमने 10 मिलियन रेज कर चुके हैं इन नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग थ्रू वेरियस पिच कॉम्पिटिशंस एंड ग्रांट्स। इसीलिए आज मैं आपसे 7 मिलियन की आस्क से आया हूं एंड इन एक्सचेंज फॉर 10%। इसकी कोई सेल्स हुई हैं अभी तक पाकिस्तान में या बाहर कहीं? राइट नाउ दिस इज प्री रेवेन्यू बिकॉज दीज आर प्रोटोटाइप। मैं समझ नहीं पा रहा कि 1 करोड़ रुपए आप अब तक खर्च कर चुके हैं, तो करोड़ रुपए में से कुछ पैसे लगा के इसकी कुछ बनाकर मार्केट को टेस्ट करें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शार्क्स को भी लगा कि इन्होंने टेस्टिंग अपने प्रोडक्ट की नहीं की। खैर, ये शार्क टैंक पे आए, इन्होंने 70 लाख रुपए मांगे 10% की वैल्यूएशन के ऊपर, यानी अपनी कंपनी को इन्होंने 7 करोड़ रुपए का बना दिया। अभी 1 रुपए की सेल भी नहीं की। सेल तो दूर की बात है, इनके पास अपना प्रोडक्ट भी नहीं था और ये 7 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन करके आ गए और इनको पैसे चाहिए थे। खैर, इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली और शार्क ने काफ़ी इनको बातें भी सुनाई कि भैया आपका प्रोडक्ट जो है अभी बहुत अर्ली स्टेज पे, अभी आइडिया में है, अभी आप ग्रांट शांट पे काम चलाओ और अपने प्रोडक्ट को आगे लेकर जाओ। सबसे पहली चीज़ ही टेस्ट करनी होती है मार्केट में कि देख के करें। आपको आपके पास 1 करोड़ रुपए था, उसके अंदर एक आपने उसका पेटेंट बना लिया, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। उसके बाद 1 करोड़ में आपने मेजरली करा क्या? क्योंकि आपके पास तो फाइनल प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है 1 करोड़ के अंदर। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू। I'm sorry, but मैं भी unfortunately इस चीज़ पे आउट हूँ। तो जनाब, ये थी 5 पिचेस जिनको हमने रिव्यू किया। तो अब हम बात करते हैं कि शार्क टैंक का पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट आने वाला है और ये जो शार्क्स इसमें बैठे हुए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या, ऊपर क्या बात हो रही। तो सबसे पहले ये बात है कि ये जो शार्क टैंक को लेके आने वाले लोग हैं, जो सोनी टीवी है इन कोलैबोरेशन विद ऑफ कोर्स अदर प्रोडक्शन हाउसेज एंड ग्रीन एंटरटेनमेंट, तो जब ये पाकिस्तान में आए तो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि सेट कैसा बनेगा, इनका एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान जो लैक करता है वो इन्हीं चीज़ों में करता है कि इनकी मीडिया प्रोजेक्शन काफ़ी जो है वीक है। अगर आप देखें कि ये पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट रेज की जाती है। 7 साल पहले आइडिया करोड़ों का एक शो आया था जिसने बहुत ज़बरदस्त इस इनिशिएटिव को किया था, तब शार्क टैंक इंडिया भी शुरू नहीं हुआ था। तो 2 सीज़न के बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया था, उसके बाद वो आया नहीं। लेकिन अब शार्क टैंक आया है तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस आए हुए हैं, वो हमारी प्रोडक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसकी जो वैल्यू है, जो ये यूज़र का एक्सपीरियंस है, वैल्यू है, वो एक अलग लेवल पर चला जाएगा। इसमें जो म्यूज़िक यूज़ होता है, इसके जो स्टेजेस बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो शार्क्स आए हुए हैं शार्क टैंक में, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बात हो रही है, तो मेरा ख्याल से कि ये बहुत कैपेबल लोग हैं। शार्क टैंक ग्लोबल जो है वो फ्रेंचाइज एज अ फ्रेंचाइज जो है उनके कुछ सेट रूल्स होते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं और मेरे ख्याल से बहुत कैपेबल लोगों को वो लेकर आएंगे। अगर ये कैपेबल ना होते और पाकिस्तान से रैंडमली ये लोग उठाते तो आपको मोस्टली यहाँ पर रियल स्टेट के लोग मिलते, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका पीछे एक बैकग्राउंड है, जिन्होंने काम किए। ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने स्टार्टअप्स इतने अच्छे नहीं चल रहे, जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट रेज की हुई है या जिनके ऊपर जनरेशनल वेल्थ का काफ़ी ज़्यादा बोझ है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे फैसल आफ्ताब हैं और जुनैद इकबाल हैं और राबील वड़ाइच हैं, तो ये काफ़ी सीजनड एंटरप्रेन्योर्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। और आपको ये वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया में भी नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अलायंस कार्ड का हो गया, पेटीएम का हो गया, बोट का हो गया, इनके ऑनर्स बैठे हुए मिलते हैं, इनके फाउंडर्स बैठे हुए मिलते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिलता। तो वेंचर कैपिटलिस्ट पाकिस्तान में होना एक बहुत अच्छी बात है। और वेंचर कैपिटलिस्ट जिन लोगों को नहीं पता कि एक पूल ऑफ मनी होता है, एक कंपनी होती है जो बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर फिर दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ भी हम बात करेंगे, ताकि जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का, फाइनेंस का नहीं पता,
उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि शार्क टैंक जब भी किसी मुल्क में आता है तो जाहिर है बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी मुल्कों से भी देखते हैं। जैसे शार्क टैंक इंडिया हो रहा था तो हम पाकिस्तान में बैठ के उसको देख रहे थे, और अभी चौथा सीज़न उनका आने वाला है। तो इसी तरह पाकिस्तान का जब शार्क टैंक होगा तो इंडिया में भी देखेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे। इंडिया के आइडियाज़ उठा के आप पाकिस्तान में रख सकते हैं, और पाकिस्तान वाले आइडियाज़ इंडिया वाले उठा के वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट सेम है, हमारे लैंग्वेज सेम है, हमारी काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन आपको शार्क टैंक का जो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इससे आपकी सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इंडिया के स्टार्टअप्स ने बताया है कि वो 35% उनकी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं आफ्टर शार्क टैंक, और बहुत सारी मिसाल हैं इसमें से। हम फ्यूचर में जाके उन पिचेस को भी रिव्यू करेंगे। जो मुझे शार्क टैंक इंडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट लगा वो था, एक देहात से एक लड़का आया था कमलेश नाम का। अब आप सोचेंगे शार्क टैंक कहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, बूटस्ट्रैपिंग और इस किस्म की बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जार्गन्स यूज़ हो रहे हैं, और कहाँ पर एक देहात से एक लड़का आता है जो अपनी वेल्डिंग की शॉप पे एक छोटी सी मशीन बनाता है जिसमें एग्रीकल्चर के लिए वो इनोवेशन करना चाह रहा है। आप कमलेश की स्टोरी को आपने लाजमी देखना है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि शार्क टैंक ने इंडिया में क्या किया, और ये पाकिस्तान में भी इक्वली कैपेबल है, यही सब कुछ कर सकता है। हो सकता है कल को किसी देहात से, किसी चक से एक लड़का उठ के आए जो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसकी अपनी एजुकेशन, स्किल्स और अवेयरनेस इतनी हो कि वो शार्क टैंक पर आके अपना आइडिया पिच करे और इन्वेस्टमेंट लेके जाए। जो कमलेश की मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिली, लेकिन पीयूष जो लेंसकार्ट के को फाउंडर हैं या फाउंडर हैं, उन्होंने उस लड़के को लिया और उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने पैसा लगाया और उसको काफ़ी प्रमोट किया और उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनका फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से, वेंचर कैपिटलिस्ट से बहुत दूर दूर तक रब्ता नहीं है, वो भी शार्क टैंक पे आ सकते हैं। ये पोटेंशियल है शार्क टैंक का। और ज़रूरी नहीं है कि शार्क टैंक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो बाकी कोई जगह आपको नहीं मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप यहाँ पर आओगे, आपको नेटवर्क मिलेगा, उसके बाद आपके और भी जगह के आपके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर पिचेस होती हैं, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे कैसे होती है, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। अगर आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज आने वाली हैं, अभी देखें बाकी एपिसोड अभी नहीं आई, लेकिन आपको मोस्टली लोगों में इन्वेस्टर नज़र ही नहीं आएगा। आप में मोस्टली लोगों में अकेला बंदा होगा, सोल एंटरप्रेन्योर होगा, या बहुत जोर लगाया तो को फाउंडर्स होंगे। हमने कोई प्री रेवेन्यू पे हमने इन्वेस्टमेंट रेज की है या हमने सीडिंग के दौरान हमने पैसे रेज किए, ऐसी आपको कोई बात नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं है। जिन कंपनीज में आपको पैसा लगते हुए नज़र आता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन लोगों के अपने नेटवर्क्स होते हैं और वो नेटवर्क के थ्रू उनको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है और आम आवाम जाके वहाँ पर बैठ सके, तो आपको बहुत कम ऐसे मिलेगा। उम्मीद है कि जी ये जो नई वेब शार्क टैंक की आ रही है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज को बनाने में मदद करेगी और बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आएंगे। और जो बहुत सारे फेक कोर्सेज लोग सेल कर रहे हैं, मैं कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लोग अच्छे कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कोर्सेज सेल कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फजूल किस्म के कोर्सेज सेल कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं अमेज़ोन वगैरह पे, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल फजूल अमेज़ोन के कोर्सेज सेल कर रहे हैं, शॉपिफाई के कोर्सेज सेल कर रहे हैं, और वो सिर्फ कोर्सेज ही सेल कर रहे हैं, उनका अपना कोई बिजनेस नहीं है। तो उम्मीद है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के, इन सब चीज़ों से निकल के एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनीज बनाएंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर जाएंगी और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगी। अगली वीडियो जो है वो शार्क टैंक के एपिसोड 2 पर आएगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम टर्मिनोलॉजीज और वैल्यूएशन वगैरह के ऊपर सीरीज ऑफ वीडियोज़ बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।